तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम स्केल करने वाले हैं ज़ेनो गोकू को एक्यूरेटली। तो ये वीडियो हर ड्रैगन बॉल डिबेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ड्रैगन बॉल के मोस्ट ऑफ द डिबेट्स में ज़ेनो गोकू का बहुत यूज किया जाता है और ज़ेनो गोकू एंड सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज किस तरह कैनन है उसके बारे में हम अपनी ड्रैगन बॉल के अल्टीमेट स्केल वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हम स्केलिंग की बात करते हैं। और अगर आप लोगों को यह नहीं पता कि आउटर वर्सल या हाई आउटर वर्सल क्या होता है तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना इस वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आपको पता है आउट वर्सल या इसके बियॉन्ड क्या होता है और ऊपर से आप गोकू फैन भी हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ड्रैगन बॉल के कॉस्मोलॉजी को टाइमलाइन तक ऑलरेडी स्केल कर लिया है और वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और उन वीडियो से स्केलिंग का जो रिजल्ट आया था एट बेर मिनिमम वो ये था कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बेर मिनिमम 6D पर स्केल हो रहा था। अदर वर्ल्ड आउटवर्सल और काइशन में 1 लेयर इनटू आउटवर्सल था। उसके बाद कार्डिनल यूनिवर्स जो 2 लेयर्स और न्यूट्रल जोन जो 3 लेयर्स इनटू आउटवर्सल था। उनके बाद आता था वर्ल्ड ऑफ वॉइड जो इन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल था, तो वो 4 लेयर्स इनटू आउटवर्सल था। फिर टाइमलाइन जो इन सबको कंटेन करती थी वो बेर मिनिमम 5 लेयर्स इनटू आउटवर्सल थी। लाइक एक 3D इन्फिनाइट चीज को कंटेन करने के लिए हमें 4D चीज चाहिए होगी, क्योंकि 3D ऑलरेडी इन्फिनाइट है। और मैंने जो कुछ भी बोला उसे हवाबाजी में नहीं बोला, मेरे चैनल पर इसके ऑल प्रूफ्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हमने ज़ेनो गोकू को स्केल करना है, इसीलिए हमें सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की कॉस्मोलॉजी को स्केल करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ज़ेनो गोकू इस कॉस्मोलॉजी में कहां तक स्केल होता है, वो इस कॉस्मोलॉजी में किन किन चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में इनफिनाइट टाइमलाइंस हैं जिसकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, जिनमें से कुछ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। और हम सबको पता है कि हर एक टाइमलाइन इक्वल लेवल पर स्केल होती है, कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती। तो अब जो इन्फिनाइट क्रिस्टल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इन इन्फिनाइट टाइमलाइंस को अपने अंदर हाउस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कंटेनर हमेशा सुपीरियर होता है, इसीलिए हर एक क्रिस्टल बेरे मिनिमम 6 लेयर इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगा। और जो रिल्म इन सब क्रिस्टल्स को अपने अंदर कंटेन करता है उस रिल्म का नेम है क्रैक ऑफ टाइम। और अब हमें पता चल गया है कि ये 6 लेयर इनटू आउटवर्सल लेवल पर स्केल होने वाले क्रिस्टल्स को अपने अंदर कंटेन करता है, इसलिए हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि क्रैक ऑफ टाइम बेरे मिनिमम 7 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगा। लेकिन मेरे पास कुछ और स्कैन्स भी हैं जो इसके आउटवर्सल नेचर को और ज्यादा सॉलिड बताते हैं। लाइक इस स्कैन में इस इनको बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम बताया गया है और इस स्कैन में बताया गया है कि वो टाइम के डायमेंशन से सेपरेटेड है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये टाइमलाइन से बियॉन्ड है, इसीलिए क्या पता इसे ये स्टेटमेंट मिल गई हो। लेकिन तुम लोगों को ये नजर नहीं आएगा वहाँ डायमेंशन भी मेंशन है, यानी टाइम की डायमेंशन। और अगर कोई रीजन में ए टेम्पोरल हो तो वो ए स्पेशल भी होगा, क्योंकि टाइम और स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और क्रैक ऑफ टाइम 0D इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो वो स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड है, ना कि उसे लैग करता है, और सबसे बड़ी बात वो आउटवर्ड से प्लस चीजों को अपने अंदर हाउस भी करता है। तो तुम क्रैक ऑफ टाइम को जितना भी डाउन प्ले कर लो वो बेर मिनिमम 7 लेयर्स इनटू आउटवर्ड पर स्केल तो होगा ही। और इनके ऊपर इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन आता है, क्योंकि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करता है क्रैक ऑफ टाइम में भी, वो वहां पर भी टेलीपोर्ट हो गया था। और हमें पता है जिन रिल्म्स में इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज हो सकता है वो रिल्म्स इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन से नीचे स्केल होते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर क्रैक ऑफ टाइम इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन से ऊपर स्केल होता तो गोकू वहां पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज नहीं कर पाता। वैसे तो हमने अपने चैनल पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन जोन के ऊपर डिटेल्ड बात कर रखी है, लेकिन अभी के लिए तुम ये देख लो कि ये कॉन्सेप्ट स्पेस एंड टाइम को लैग भी करता है और उसे ट्रांसेंड भी करता है। तो ये बेर मिनिमम 8 लेयर्स इनटू आउटवर्सल पर स्केल होगा। फिर आता है फिक्शनल जापान, जो इन सब रिल्म्स को बल्कि ड्रैगन बॉल की पूरी कॉस्मोलॉजी का फिक्शन व्यू करता है, जो इस रिल्म या वर्ल्ड को रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस दे देगा। क्योंकि रियलिटी फिक्शन का डिफरेंस क्वालिटेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि फिक्शनल जापान पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को ट्रांसेंड करके एक अलग ही फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, ना कि आउटवर्सल फ्रेमवर्क पर। तो ये फ्रेमवर्क ही आउटवर्सल होगा। लेकिन अब मैं रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस के रिलेटेड एक बात कहना चाहता हूँ। ये डिफरेंस सेम ऐसा ही होता है जैसे हम रियल लाइफ बीइंग्स फिक्शन को व्यू करते हैं। लाइक फिक्शन के आउटवर्सल इवन हाई आउटवर्सल चीजें रियल लाइफ बीइंग्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम रियल लाइफ बीइंग्स स्टिल 3D बीइंग्स हैं। तो फिक्शन में ऐसे रिल्म्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हैं, और अगर वो रियलिटी वाले रिल्म को डिस्ट्रॉय कर दें और वो कोई गैग फीड नहीं बल्कि रियल फीड हो तो वो स्केलिंग में यूज होगा। आई होप आपको समझ आ
आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक और इल्म आता है जो नीचे का हर एक इल्म को फिक्शन व्यू करता है, उसे गेम की तरह देखता है, यानी इसे खेलता है। इसका मतलब एक और रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस, और इसे मल्टीपल टाइम्स रियल वर्ल्ड कहा गया है। यहाँ पर मैं बीट्स वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और जितने भी स्कैन स्क्रीन पर शो किए उन सब को रीड कर लेना ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी कितनी ज्यादा ब्रोकन है। और लोग इसे 2025 में भी डाउन प्ले कर रहे हैं। और हाँ, बीट्स वर्ल्ड में भी टाइम स्पेस कॉज़ैलिटी सब कुछ एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये चीजें रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस की वजह से मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीछे रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंडेंस के स्कैन्स शो कर रखे हैं। तो बीट्स वर्ल्ड का लिविंग वर्ल्ड जो है वो वन कॉन्सेप्चुअल लेयर इनटू हाई आउटवर्सल पर स्केल होगा। इसका मतलब है कि इसके लिए नॉर्मल हाई आउटवर्सल की इनफिनिट लेयर्स भी मैटर नहीं करती। वेल, बीट्स वर्ल्ड के बाद पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी दोबारा रिपीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल पर अदर वर्ल्ड का स्केल देख रखा है तो आपको पता होगा कि अदर वर्ल्ड भी कॉन्सेप्चुअली ट्रांससेंड करती है लिविंग वर्ल्ड को। इसलिए जो बीट्स वर्ल्ड के आफ्टर लाइफ होगी वो 2 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर स्केल होगी, और उसके बाद फिर वही सारे ओल्ड ड्रीम्स रिपीट होंगे। इसके बाद भी एक और इल्म आता है जो बीट्स वर्ल्ड को फिक्शन व्यू करता है और उसे मॉनिटर करता है। तो ये इल्म स्केल होगा 3 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर। लेकिन ड्रैगन बॉल कहाँ रुकने वाला है, उन्होंने एक और इल्म निकाल दिया, क्रिश्मा वर्ल्ड, जो इन सब इल्म्स और वर्ल्ड्स को अगेन फिक्शन व्यू करता है। तो ये स्केल होगा 4 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकते, एक और इल्म निकाल दिया। ये इल्म वो इल्म है जो क्रिश्मा वर्ल्ड को भी फिक्शन व्यू करता है। तो ये स्केल होगा 5 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर। ये वही इल्म है जहाँ पर थोड़ी बहुत पूरी कॉस्मोलॉजी ड्रॉ करते हैं। फाइनली अब जाकर कॉस्मोलॉजी एंड होती है, लेकिन मेरे पास इनफिनिट कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर भी स्केल होने का मेटा है, जिससे मैं अपनी लॉन्ग कॉस्मोलॉजी वाली वीडियो में शेयर करूंगा। वेल, अब बात करते हैं कि ज़ेनो गोकू इस कॉस्मोलॉजी में कहां पर स्केल होगा। तो बेस गोकू अपनी मेन टाइमलाइन वाला, उसने ऑलरेडी एक ऐसे अटैक को सर्वाइव किया था जो क्रैक ऑफ टाइम के लेवल का था, यानी बेस गोकू ही 7 लेयर्स इनटू आउटवर्सल लेवल का है, राइट। उसके बाद गोकू, मैं सीसी गोकू नहीं कहूंगा, वो हमारी मेन टाइमलाइन का ही गोकू है। तो देख लो, वेल गोकू अपनी यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म में डिफीट करता है फू को, जो क्रिश्मा वर्ल्ड में ट्रांससेंड कर गया था। तो ये 4 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल फीट है। लेकिन डायमिग्रा जो रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था, उसे ज़ेनो गोकू ने अपनी बेस फॉर्म में डिफीट किया था। तो ओवरऑल ज़ेनो गोकू बेर मिनिमम 5 कॉन्सेप्चुअल लेयर्स इनटू हाई आउटवर्सल पर स्केल होगा। और पावर इक्वल स्पीड ड्रैगन बॉल कॉस्मोस में कैसे है उसे जानने के लिए भी प्रीवियस वीडियोस को देख लो। बार बार एक चीज एक्सप्लेन करके मैं बोर हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।